Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज वाली क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एक नया चैप्टर दैट विल बी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टूडेंट 11th और 12th दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में इन्वॉल्व होता है और विदाउट केमिकल बॉन्डिंग हमारी केमिस्ट्री भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स। एक माइंड में बात आती है कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? द फोर्स विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर, यानी वो फोर्स जो दो एटम को आपस में जोड़े रखती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। मींस इन शॉर्ट केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में रियल में तो कुछ होते नहीं हैं, दो एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स जिनकी वजह से वो दो आपस में एटम्स जुड़े रहते हैं, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड्स बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है केमिकल बॉन्ड की, वो लिख लेते हैं पहले। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे द फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, द फोर्स विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर are called as chemical bond। मीन्स एक वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में होल्ड करे रखती है, जोड़े रखती है, उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। अब अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, और इस चैप्टर में हमें कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीके के बॉन्ड को हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड जो होते हैं उनको बोला जाता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, और स्टूडेंट सेकेंड टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में किस किस तरीके के बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में किस किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो ये फर्दर क्लासिफाइड हो सकता है। और ये होता है आयोनिक बॉन्ड। इसके अंदर कौन से बॉन्ड आते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं? हालांकि इनको हमें बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, इनकी एप्लीकेशंस, इनके रीज़न, इनके फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ना है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आयोनिक बॉन्ड कब बनते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं एक मेटल, जब मेटल किसके साथ ट्रीट करती है? नॉन मेटल के साथ। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में ट्रीट करते हैं तो क्या बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। और अगर मैं कहूँ आयोनिक बॉन्ड का रीज़न क्या होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं पर सेकंड टाइप इंटर एटॉमिक फोर्स का जो होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वे जनरली तब फॉर्म होते हैं जब दो नॉन मेटल्स, एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करती है। और एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कब बॉन्डिंग करती है, किस सिचुएशन में? तो शेयरिंग, जब वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दो नॉन मेटल्स के बीच में, तो जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बाद थर्ड टाइप का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक्चुअल में अब तो इस बॉन्ड को ये कहा जाता है कि ये किसका पार्ट है? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट है, यानी ये हम कह सकते हैं दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस होता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये स्पेशल केस होते हैं। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओनली वन नॉन मेटल। एक ही नॉन मेटल के थ्रू शेयरिंग होती है, दूसरे नॉन मेटल के थ्रू शेयरिंग नहीं होती है। कैसे होती है तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट इंटर एटॉमिक बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है? आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करना है, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है, कोवलेंट बॉन्ड के स्पेशल केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आयोनिक बॉन्ड के पार्ट हैं। तो आयोनिक बॉन्ड में ये हो गए। इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स,
इंटर एटॉमिक बॉन्ड में तो ये थे, और ये क्या है, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। तो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड को अभी भी स्पेस नहीं है, तो मैं इधर आगे की ओर बना देता हूँ, ऊपर की ओर बना रहा हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा। तो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड में सबसे पहले आता है वॉन डर वाल बॉन्ड्स। अब ये जो वॉन डर वाल बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट, ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं 5 टाइप्स में, 5 तरीके के। अब ये 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल, लंडन फोर्स, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स भी बोला जाता है। तो ये 5 टाइप्स के जो वॉन डर वाल फोर्स बॉन्ड्स हैं, इनको हम और ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। तो हालांकि फिलहाल ये क्या है, वॉन डर वाल बॉन्ड्स जो होते हैं फर्दर 5 तरीके के होते हैं। और कौन कौन से इंटरमोलिकुलर बॉन्ड दूसरे कौन से होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कौन से होते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं, इंटर एटॉमिक, यानी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा, दूसरी होती है यहाँ पर, दूसरी होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये इन सारे बॉन्ड्स को हमें इस चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करना है। तो आपको ऑल ओवर स्टार्टिंग और बेसिक क्या है बॉन्ड्स का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स को होल्ड करने वाली फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड्स बोला जाता है। और केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर। इंटर एटॉमिक में आयोनिक बॉन्ड आते हैं, इंटर एटॉमिक में कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। इंटर एटॉमिक में कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। इंटर एटॉमिक में और भी आते हैं वैसे तो, जैसे हम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड, तो इंटर एटॉमिक का ये भी इंटर एटॉमिक का ही पार्ट होता है, मेटालिक बॉन्ड। वहीं पर इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स में कौन से बॉन्ड आते हैं, वॉन डर वाल बॉन्ड कौन से होते हैं, तो ये फर्दर 5 तरीके के होते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, इस तरीके के होते हैं। और इसके अंदर एक और होते हैं तो जिनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स होते हैं। अब मैं अगर बात करूँ, ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं और इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट, दीज आर, अगर हम इनमें कंपैरिजन करें कि कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और कौन से बॉन्ड वीक होते हैं, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी ये क्या होते हैं, ये दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इनको हम कह सकते हैं दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है स्टूडेंट, या हम कहें बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, वो 22, ठीक है, 200 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बहुत स्ट्रांग होती है, 200 to 400 किलो जूल पर मोल की क्या होती है, रेंज में होती है। वहीं पर ये इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड इनके कंपैरिजन में वीक होते हैं, और इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, स्टूडेंट, वो क्या होती है, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो मीन्स ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और इन सब को ही हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आपने ये सारा कंसेप्ट देख लिया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, ठीक है। होप आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद बात करेंगे, एक्चुअल में हमने ये तो डिस्कशन में ले आए कि ये बॉन्ड्स होते क्या हैं। ये बॉन्ड्स होते क्या हैं कि 2 एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स को ही क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। 2 एटम्स के बीच में लगने वाली बॉन्ड को, ये क्लियर नहीं हुआ, मैं कपड़े से करता हूँ। 2 एटम्स के बीच में लगने वाली बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। जब ये बात क्लियर हो गई तो उसके बाद बारी आती है कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 एटम्स आपस में अटैच होते हैं, जब 2 एटम आपस में अटैच होते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। और जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, या हम इसे कहें कि वाई डू एटम्स कंबाइन,
कि एटम्स कंबाइन ही क्यों होते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहा कि जब दो एटम जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़ते हैं उसको केमिकल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि वाई डू एटम कंबाइंस, एटम्स आपस में कंबाइंड ही क्यों होते हैं, या फिर हम ये कहें दूसरे शब्द में कहें कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि दो चीज़ें आपस में केमिकली कंबाइंड होती हैं तो उसके कारण क्या हैं, क्यों वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण होता है टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड गेट itself stable। मीन्स इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसका रीज़न होता है कि वो नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। वो किन गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, नोबल गैसेस का। और नोबल गैसेस कौन होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जो हमारे 18th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, उनका आउटर मोस्ट फुलफिल होता है। और उनके जिन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल फुलफिल होती है उनको स्टेबल बोला जाता है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया जाए और अपने आप को क्या कर लिया जाए, स्टेबल। अब देखिए स्टेबल क्यों करते हैं, तो देखिए दो की सिचुएशंस होती हैं। जब कोई एटम है तो वो किस कंडीशन में होता है, अनस्टेबल, और वो बनना क्या चाह रहा है, स्टेबल। देखिए जब वो एटम अनस्टेबल है तो उसके पास उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी है लो, लेकिन उसके पास एनर्जी क्या है, तो उसके पास हाई एनर्जी है। उसके पास क्या है, हाई एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, कौन सी हाई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, हाई एनर्जी है उसके पास, और वो अनस्टेबल है। और जब कोई स्टेबल है, कोई एलिमेंट स्टेबल है तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी कैसी होगी, लो, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसके पास एनर्जी होगी लो तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है और जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो मीन्स जब कोई एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेता है, तो ऑक्टेट फुलफिल करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब कोई एलिमेंट अनस्टेबल होता है, यानी उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होती है, तो वो क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, वो अनस्टेबल होता है। तो ये रीज़न है कि कोई एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे होता है या कॉम्बिनेशन के रीज़न क्या हैं, तो देखिए एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, पहली कंडीशन किसके थ्रू, तो बाय, कैसे कंबाइन हो सकते हैं, तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, लूजिंग एंड गेनिंग। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता क्या है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वहीं दूसरा एलिमेंट उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी मेटल्स में होती है, तो हम कह सकते हैं मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड्स बनते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। एक्चुअल में आयोनिक बॉन्ड कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होते ही नहीं है, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज की वजह से, जिसको बाद में हम आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं। वहीं दूसरा रीज़न क्या होता है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी बॉन्ड बनते हैं। और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जिनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, अभी बताया था मैंने, वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। और दो नॉन मेटल्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी बराबर की साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। और जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड। बनने वाले बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बोला जाता है। तो इस तरीके से
दो तरीके के बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और किस, चाहे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, रीज़न है टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अप्रोच दी। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अप्रोच दी थी, वो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने अपनी अप्रोच दी थी? तो वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अप्रोच दी थी, और वो कौन से थे? तो वो थे कॉजल एंड ल्यूइस। और जो साइंटिस्ट कॉजल एंड ल्यूइस आए थे, उन्होंने जो अप्रोच दी थी उसको नाम क्या दिया गया था? ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब कॉजल एंड ल्यूइस ने क्या किया? कॉजल एंड ल्यूइस, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉजल एंड ल्यूइस। अब कॉजल एंड ल्यूइस ने क्या कहा कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है, तो उन्होंने एक रूल दिया जिसको बोला गया ऑक्टेट रूल। तो इन 1916 में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यानी आपके एकेडमिक लेवल पर पूछा जाता है व्हाट इज ऑक्टेट रूल, डिफाइन द ऑक्टेट रूल, इट्स लिमिटेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये पूरा एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। तो चलिए एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी में, तो पहले ऑक्टेट रूल को लिखते हैं। उसके बाद तो ऑक्टेट रूल क्या है, तो हम लिखेंगे 1916 कॉजल एंड ल्यूइस explain, Cauzel and Lewis explain a satisfactory explanation of bonding, satisfactory explanation of bonding। ठीक है, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया बॉन्डिंग के लिए, और वो क्या था? तो उन्होंने कहा कि एटम कैन कंबाइन either by transfer of valence electron from an atom to another or by sharing of valence electrons in order to have, चलिए इसे भी पूरा कर लेते हैं, in order to have complete their octet। This is called octet rule। तो कॉजल एंड ल्यूइस ने एक ऑक्टेट रूल दिया, और उन्होंने कहा, ये रूल था जो आपको एकेडमिक में बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उन्होंने कहा एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यानी एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो या तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफरिंग के थ्रू कंबाइंड होते हैं, अपना ऑक्टेट फुलफिल करते हैं, या फिर शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट फुलफिल करते हैं। और इस लॉ को क्या बोला गया? ऑक्टेट लॉ या ऑक्टेट रूल बोला गया। अब इस ऑक्टेट रूल के बाद बारी आती है कॉजल एंड ल्यूइस कॉन्सेप्ट की। जब ये हमें पता लग गया कि जब बॉन्डिंग होती है तो कॉजल ल्यूइस ने कहा कि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉजल ल्यूइस ने अपना एक कंसेप्ट दिया, और वो क्या था? ल्यूइस सिंबल। यानी उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी एलिमेंट को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सिंबल बता रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और जब हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उस एलिमेंट का क्या बोलते हैं? ल्यूइस सिंबल। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि लिथियम के लिए ल्यूइस सिंबल रिप्रेजेंट करो। ल्यूइस सिंबल क्या होगा? तो लिथियम, देखिए लिथियम एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर मोस्ट में कितना, यानी वैलेंस शेल, बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है। और वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉजल एंड ल्यूइस ने कहा वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और वही पार्टिसिपेट करते हैं और उनको कैसे दिखाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर से। तो उन्होंने कहा कि जो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उसको एक डॉट से दिखा दो तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ल्यूइस सिंबल। किसी भी एलिमेंट का ये क्या होगा, ल्यूइस सिंबल होगा। लिथियम का ल्यूइस सिंबल ये है। वहीं अगर हम कहें बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-2। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ल्यूइस के हिसाब से वैलेंस शेल को कैसे दिखाना है, डॉट से। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उनको डॉट से दिखा दें, कहीं भी दिखा दो आप उस एटम के अराउंड डॉट लगा दो, 2 डॉट जब हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या हुआ, ये 2 डॉट रिप्रेजेंट करने पर दिस इज द ल्यूइस सिंबल ऑफ बेरिलियम। वहीं अगर मुझे बोरोन का तो हमें पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 5, 2, 3, आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल 3 होते हैं, तो 1, 2, 3, दिस इज द ल्यूइस सिंबल ऑफ बोरोन। और इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे, दिस इज द ल्यूइस सिंबल ऑफ कार्बन। वहीं पर नाइट्रोजन के लिए ल्यूइस सिंबल क्या बनेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये है ल्यूइस सिंबल किसका, 3 होते हैं 5, तो 5 होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 5। इसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, दिस इज द ल्यूइस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं फ्लोरीन के लिए बात करें तो फ्लोरीन के लिए ल्यूइस सिंबल क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो दिस इज द फ्लोरीन का ल्यूइस सिंबल। तो इस तरीके से ल्यूइस सिंबल दिए गए एलिमेंट्स के लिए, और इस तरीके से बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया। बॉन्डिंग का कंसेप्ट के लिए बहुत सारी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया। पहले कॉजल ल्यूइस आए, इन्होंने अपने तरीके से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया। कॉजल ल्यूइस के पास वीबीटी, अभी हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें अलग तरीके से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया। वीबीटी के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहाँ पर बॉन्डिंग का कंसेप्ट अलग आया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो बताया गया। तो हर साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया। तो कॉजल ल्यूइस ने कुछ इस तरीके से अपना कंसेप्ट दिया था। इसको क्या बोला जाता है, ल्यूइस सिंबल बोला जाता है। और ये जो लॉ दिया इसको बोला गया ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के बाद हमारे पास बच्चों बारी आती है कि जब हमने ये सब समझ लिया तो हमारे पास आता है ल्यूइस कॉन्सेप्ट। हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूइस मॉलिक्यूल। अगर ल्यूइस कंसेप्ट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। ल्यूइस कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, आज ये डस्टर कुछ सही से नहीं मिटा रहा, ठीक है। ल्यूइस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लियर नहीं मिटा रहा, चलिए मैं कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। चलिए कर दिया मैंने क्लियर। अब बारी आ रही है कि ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट अब बहुत अच्छा और बहुत बेटर कंसेप्ट जो आपको से कई बार पूछा जाता है, ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, तो चलिए 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और सेकंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम NO2 नेगेटिव, और थर्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं चलिए आपका H2SO4, और जो याद आते रहेंगे वो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये आता है कि ल्यूइस डॉट सिंबल तो बनाने आ गए, अगर किसी एलिमेंट के लिए ल्यूइस डॉट सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो ल्यूइस ने कहा था कि उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको अगर हम डॉट से दिखा दें उस एलिमेंट के अराउंड, उस एटम के अराउंड, तो वही उसका डॉट सिंबल होता है। लेकिन मॉलिक्यूल का ल्यूइस सिंबल, ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो मैं आज आपको सिखाता हूँ, और ये पूछा जाता है। तो चलिए ल्यूइस डॉट सिंबल या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किनकी, इन गिवन मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1। हालांकि इस बार मैं स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें स्टेप नहीं लिखने हैं। स्टेप 1 हमें कहता है कि काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। दिए गए मॉलिक्यूल के अंदर इन्होंने कहा, कॉजल ल्यूइस का पहला स्टेप था कि दिए गए मॉलिक्यूल के अंदर काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लीजिए। तो CO है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, वहीं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 4 + 6 मीन्स 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टेप सेकंड बड़ा आसान है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए हैं, आप उनके पेयर बना लो। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो पेयर कितने बनेंगे हाफ, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने पेयर में अरेंज हो जाएंगे 5। तो अरेंज दैम, सेकेंड स्टेप है हमारे पास, अरेंज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अरेंज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर्स। और पेयर्स कितने हो जाएंगे, अगर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर कितने आ गए हमारे पास 5 पेयर्स आ गए इलेक्ट्रॉन्स के। यानी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने पेयर्स हैं 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और पेयरिंग में काउंट करें तो 5 पेयर हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज द एटम्स। अब एटम्स को अरेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है, तो कहीं भी कार्बन रख दो कहीं भी ऑक्सीजन रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में फ़र्क पड़ेगा कि किसको आपको बीच में रखना है और किसको आपको सराउंड में रखना है, चारों तरफ रखना है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की कम होती है वो सेंट्रल एटम बनता है। ये हालांकि मैं इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में बताऊंगा आपको। तो चलिए अभी बात करते हैं। अभी तो कार्बन को रख दिया, ऑक्सीजन को रख दिया, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारे पास आता है पुट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, पुट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास 5 पेयर हैं तो 5 पेयर में से एक पेयर उठा के 2 एटम्स के बीच में आप रख दो। और आपको पता है एक पेयर का मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो इसका मतलब एक बॉन्ड बन गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड मिनिमम एक बॉन्ड तो बनाएगा, तभी तो आपस में जुड़ेगा, ज़्यादा भी बना सकता है, फिलहाल मिनिमम बनाएगा, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनके मिड में रख दिया। अब हमारे पास कितने पेयर बचे, 5 पेयर थे, एक पेयर यहाँ पुट कर दिया, 4 पेयर बचे। 4 पेयर जब बच गए तो आप 4 पेयर पहले स्टेप में कहीं भी रख दो। तो चलिए मैंने पहले स्टेप में क्या किया, वो 4 पेयर यहाँ रख दिए, 1 2, 2 पेयर यहाँ रख दिए और 2 पेयर यहाँ रख दिए, ठीक है। 5 पेयर यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप होता है, ये फाइनल स्टेप होता है क्या, अरेंज दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंज दीज इलेक्ट्रॉन पेयर to fulfill their octet। यानी अब इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ऐसे अरेंज कीजिए कि इन दोनों एलिमेंट का ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं चलिए करता हूँ, यही करता हूँ, ये रे इलेक्ट्रॉन्स, ये रे इलेक्ट्रॉन्स, ये रे इलेक्ट्रॉन्स और ये सारे। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। अगर मैं ऐसे नॉर्मली काउंट कर रहा हूँ तो कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 6 6 हो रहे हैं, और हमें कितने करने हैं 10, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करके करने हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ करूँ तो मैं क्या करूँ कि अगर मैं ये वाला पेयर यहाँ रख दूँ और ये वाला पेयर भी यहाँ पुट कर दूँ तो क्या होगा, कार्बन के पास एक पेयर जो यहाँ था उसे तो हमने छेड़ा ही नहीं, लेकिन ये वाला पेयर हमने यहाँ पहुँचा दिया। एक पेयर ऑलरेडी पहले रखा ही था, ये वाला पेयर उठा के यहाँ रख दिया और ये वाला पेयर भी उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के नीचे एक पेयर ऑलरेडी था ही। तो आप देखिए कितने पेयर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 पेयर ही हैं, बस उन पेयर को रीअरेंज किया है। लेकिन अब ऑक्टेट फुलफिल की बारी आए तो हम देखें कितने, कार्बन के रेस्पेक्ट में काउंट करूं तो 2 4 6 8, कार्बन के 8 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में काउंट करते हैं, 2 4 6 8, ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए। तो देखिए हमने उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रीअरेंज करा कि उन दोनों एलिमेंट्स का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, और यही था कॉजल-ल्यूइस अप्रोच। अब क्या हुआ कि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक बॉन्ड, तो क्या होगा C, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर एक बॉन्ड, और एक लोन पेयर कहीं भी दिखा दो आप जो बचा हुआ है, ये वाला हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉजल-ल्यूइस
स्ट्रक्चर। तो ये दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल मिले और आपसे कहे कॉजल ल्यूइस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद आप उनको हाफ कर दो, यानी उनके पेयर बना दो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके हाफ करते उनके पेयर बन जाएंगे। पेयर बनाने के बाद उन एलिमेंट्स को आप अरेंज करो, और एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद मिनिमम एक पेयर उनके बीच में पुट कर दो। बचे हुए पेयर कहीं भी रख दो फर्स्ट स्टेप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड स्टेप में उन पेयर्स को ऐसे रीअरेंज करो कि दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो जाए और एक फाइनल स्ट्रक्चर बन के आ जाए। दिस इज़ द क्या होगी, कॉजल ल्यूइस स्ट्रक्चर होगी। होप आपको ये क्लियर होगा। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर NO2 को समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देख लीजिए आप इसको। तो होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम लोग इसको रब कर रहे हैं, और अब मैं स्टेप भी नहीं लिखूंगा क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल था तो मैं इसके स्टेप लिख रहा था, लेकिन अब नीड नहीं है स्टेप लिखने की। तो हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट हमारे पास होगा NO2 नेगेटिव। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, वो क्या है हमारे पास, NO2 नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, NO2 नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ लिखता हूँ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। कितने ऑक्सीजन हैं, 2, तो इनटू 2। अब देखो माइनस चार्ज है यहाँ पर, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब है कि कहीं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और जब ले रखा है तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। किस फॉर्म में, इस नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो क्या होगा, +1। समझ में आया, +1 क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव 1 है। एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमने +1 कर दिया। अगर सपोज करो यहाँ 2 नेगेटिव होता तो हम कितने प्लस करते, +2 करते। ठीक है, तो 1 नेगेटिव था तो हमने क्या किया, +1 कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको माइनस से दिखा दिया। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 5, 6 2 जा 12, और 1 13, और 5 18। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स के जब हम पेयर बनाएंगे तो पेयर्स कितने हो गए स्टूडेंट, 9 पेयर्स हमारे पास आ गए, 9 पेयर्स हमारे पास आ गए। अब 9 पेयर्स आ गए तो सबसे पहले इन एलिमेंट को अरेंज करो। अभी मैंने बताया था कि जब हमारे पास 2 एलिमेंट हों तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट हों तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और 2 से ज़्यादा एलिमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो सेंट्रल एटम है किसे बनाया जाए। तो सेंट्रल एटम हम यहाँ किसे बनाते हैं स्टूडेंट, तो सेंट्रल एटम उसे बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, N की, क्योंकि मैंने आपको एक सीरीज बताई थी FON, है ना। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, N की, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आप उसको सेंट्रल एटम बना दीजिए। तो चलिए बना दिया नाइट्रोजन, क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को आप कहीं भी पुट कर दीजिए जहां आपका मन करे, एक ऑक्सीजन इस साइड और दूसरा ऑक्सीजन इस साइड, क्लियर। अब हमारे पास पेयर कितने हैं, 9 पेयर हैं। तो 9 पेयर में मिनिमम 1 पेयर तो रखना पड़ेगा। तो एक पेयर आप इन दोनों के बीच में रख दो, और एक पेयर आप इन दोनों के बीच में रख दो। एक पेयर रखने के बाद हमारे पास 7 पेयर बचते हैं, और 7 पेयर में आपकी जहां इच्छा आप वहां रख दो। तो चलिए एक पेयर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, एक पेयर मैंने यहाँ रख दिया। अब कितने बचे, 3 पेयर यूज़ हो गए। कितने पेयर बचे, 6। तो 6 पेयर में हमने क्या किया, 3 पेयर इसे दे दिए अपनी मर्जी से। टोटल 9 पेयर ही यूज़ करने हैं, तो 6 पेयर में 3 पेयर इधर रख दिए और 3 पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर रख दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने 9 पेयर यूज़ कर लिए। अब चेक करते हैं क्या ऑक्टेट फुलफिल हुआ। 2 4 6 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल है। 2 2 4 और 2 6 नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। 2 4 6 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल है, नाइट्रोजन का नहीं है। तो अब इन एलिमेंट को कुछ इस तरीके से रीअरेंज किया जाए कि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो या तो आप ये वाले ऑक्सीजन का उठा के यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दो, या फिर इधर वाले को उठा के इधर रख दो, दोनों तरीके से ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो किधर का भी रख दीजिए, सपोज करते हैं इधर वाले का रख दिया हमने, तो एक लोन पेयर तो ऑलरेडी पहले यहाँ था, ये वाला उठा के और यहाँ रख दिया तो ये यहाँ हो गया। और इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे, इधर 2 पेयर्स, ये वाला और ये वाला, ये बना दिए। नाइट्रोजन के पास एक ऑलरेडी यहाँ हमने बनाया ही था पहले, इसके बीच में हमने एक बनाया
और यहाँ हमने ऑक्सीजन के पास कोई चेंज नहीं किया है, तो ये 3 पेयर इसी तरीके से रखे हुए हैं। अब क्या देखते हैं हम, क्या ऑक्टेट फुलफिल हुआ सबका, देखते हैं, काउंट करते हैं। 2 4 6 8 ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में 8 पूरे हो गए। नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में देखें 2 4 6 8, नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन 2 4 6 8 पूरे हो गए। तो इन शॉर्ट अब बॉन्डिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक पेयर की, और एक पेयर का मतलब एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो बच गए उनको आप ऐसे दिखा दो, ये लोन पेयर बोलते हैं इनको, आपको पता है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर। और ऑल ओवर पे क्या था, ऑल ओवर मॉलिक्यूल पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो हमने बाहर ऑल ओवर नेगेटिव दिखा दिया। क्योंकि मैंने अभी बताया था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें तो भी ऑक्टेट फुलफिल होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता तो भी ऑक्टेट फुलफिल होता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता, आप देखिए तो क्या होता, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता, ये वाला यहाँ पुट हो गया, ये यहाँ था और उधर एक ही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती, और ये सिचुएशन क्रिएट होती, तो देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 2 4 6 8, तीनों की रेस्पेक्ट में 8 पूरे हो गए। तो अब क्या होता, अब जो बॉन्डिंग होती वो क्या होती, वो होती N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग होती। इस बॉन्डिंग में और इस बॉन्डिंग में कोई भी फर्क नहीं है, केवल इस बार इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड बना था, इधर एक सिंगल बॉन्ड बना था, इधर बना दिया, उधर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉलिक्यूल में इन शॉर्ट है क्या कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, चाहे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ये है। तो ये है, दिस इज द कॉजल ल्यूइस स्ट्रक्चर। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉजल ल्यूइस बनता है। होप आपको और क्लियर हुआ होगा। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं और क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक और मॉलिक्यूल चलिए मैं यहीं बना देता हूँ, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम H2SO4। तो अब देखिए H2SO4 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। तो सल्फर हमने ले लिया सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखिए अब जब कहीं भी अगर हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन उस मॉलिक्यूल में आता है, तो जितने हाइड्रोजन है हर हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन आप दे दो। हर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देने का मतलब है कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया तो इसके साथ एक ऑक्सीजन लिख दिया। सपोज करते मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया तो इसके साथ एक ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, बचा क्या, 2 ऑक्सीजन और बचे, एक मैंने यहाँ लिख दिया और एक मैंने यहाँ लिख दिया। सेंट्रल एटम सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सल्फर, तो इसलिए सल्फर का सेंट्रल एटम बनाया। 4 ऑक्सीजन थे, इस तरीके से अरेंज कर दिए, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ। तो हमने एलिमेंट रख दिए। अब सबसे पहले एलिमेंट तो हमने रख दिया, हमारा फर्स्ट स्टेप होता क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो इंटू 2, प्लस सल्फर के कितने होते हैं, सल्फर के कितने होते हैं, 6, तो हमने लिख दिया 6, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, और कितने ऑक्सीजन हैं, इंटू 4, तो हमने क्या कर दिया, इंटू 4 कर दिया। 6 4 जा 24 प्लस 6 प्लस 2, तो ऑल ओवर कितना आ गया, ये ऑल ओवर अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये आ गया 32। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इनका सम करने पर। जब इनका सम करने पर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो पेयर्स कितने बचेंगे स्टूडेंट, हमारे पास पेयर बन गए, हाफ कर दो आप इसका, हाफ कर दो, 16 2 32 होता है, तो 16 पेयर्स हमारे पास आ गए। आप 16 पेयर्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले एक एक पेयर कहाँ रख दो, सबके बीच में एक एक पेयर उठा के रख दो। 1 2 3 4 5 6, तो 16 पेयर में से 6 पेयर तो हमने सबके बीच में एक एक पेयर रख दिया। बचे कितने, 10 पेयर। 10 पेयर, देखिए अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम करेगा। कॉमन सेंस कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लैरिटी फुलफिल करता है और उसका तो ऑलरेडी दिख रहा है हमें हो गया, तो हम यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी हो चुका है। आप रख दो फर्स्ट स्टेप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों रखें हम रखते ही नहीं। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन्स के ऊपर रखेंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, और हमने 10 पेयर हमारे बचे हैं। 2 पेयर मैंने यहाँ दे दिए, 2 पेयर या 3 पेयर मैंने यहाँ दे दिए, 3 पेयर मैंने यहाँ दे दिए, और बचे हुए 2 पेयर मैंने यहाँ दे दिए। और टोटल पेयर काउंट कर लेते हैं एक बार, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पेयर मैंने बांट दिए। अब जरा देखें डुप्लेट ऑक्टेट सबका फुलफिल है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट फुलफिल, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डुप्लेट फुलफिल। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखें 2, 4, 6, 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल। इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखें 2, 4, 6, 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल। इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखें 2, 4, 6, 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल। 2, 4, 6, 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी फुलफिल। और सल्फर के रेस्पेक्ट में देखो 2, 4, 6, 8, सबका ऑक्टेट फुलफिल। तो जब सबका ऑक्टेट स्टूडेंट फुलफिल हो गया तो बॉन्डिंग क्या होगी देखते हैं। सल्फर ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर ये दिखा दिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड और 3 लोन पेयर यहाँ आ गए। इसी तरीके से यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आ गए। इसी तरीके से यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आ गए। क्लियर है। अब यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड H और यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। कौन सी स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो दिस इज द फाइनल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए आप इतना ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को देखिए, फिर डिस्कस करते हैं आगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट।